तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे फर्स्ट वीडियो पॉडकास्ट में। और हम लोग जो है इन वीडियो पॉडकास्ट में जो है कवर करने वाले हैं अपने जो मतलब कि यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज हैं। बेसिकली हम लोग अभी उत्तराखंड को कवर कर रहे हैं। ओके। तो ये आपका सबसे पहला है। तो थैंक यू। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम। थैंक ठीक यू है। सो मच। तो अब सर सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि जो मतलब कि आपका स्क्वायर फीट इन्वेस्टर ब्रांड है उसके बारे में बताइए कि उसका विज़न क्या है। मेरा नाम धीरेन्द्र है। अब बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और कुमाऊँ एरिया में हम लोग आए हैं अराउंड आज से 2 इयर्स बैक। स्क्वायर फुट इन्वेस्टर का ये है बेसिकली कि अभी हम लोग इंटीरियर में काम करना चाहते हैं टियर 4 टियर 5 सिटीज़ के अंदर, जहाँ पे लोगों को मोर प्रोफेशनलिज्म ऑन रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म पे मिले। बिकॉज टियर 4 टियर 6 सिटीज़ क्या है, 5 सिटीज़ क्या है, यहाँ पे लोगों को काफ़ी पेपर वर्क्स में प्रॉब्लम आती है। इवन इन दी बाहर के जो रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं लैंड लेने में, बिकॉज इनके पेपर्स क्लियरफाई नहीं होते। आप कुमाऊँ के अंदर आप देखो तो छोटे छोटे इंटीरियर्स गाँव है जहाँ पे आज की डेट में होम स्टे का काफ़ी ज़्यादा चलन चल रहा है। इवन गवर्नमेंट काफ़ी प्रमोट कर रही है। सो ऑल बिकॉज ऑफ दिस रीज़न अभी काफ़ी सारे लोग जो हैं इस मार्केट को टैप नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी है। इवन अगर आप जाओगे गाँव के अंदर तो लोग इतने मेच्योर नहीं है इन अ प्रोफेशनल वे इन बिजनेस कि वो इन क्लाइंट्स को हैंडल कर सके या उनको ऑल ओवर द सपोर्टिंग चाहिए। वो तो हम एक वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे यहाँ के लोग ऑल ओवर काम कर सकें यहाँ पे, और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं हमारे और जो यहाँ के लोग हैं उन दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ पे हम उनकी हेल्प कर सकें लैंड लेने में, लैंड बेचने में, लैंड खरीदने में, ताकि सीमलेस पेपर वर्क हो और इससे उनको फ़ायदा हो आगे जाके। तो सर आपके पास अब दूसरा एक सवाल है हम लोगों का कि आपका जो आपके इस ब्रांड को लेके स्क्वायर फीट इन्वेस्टर को लेके आपका विज़न क्या रहा है कि आप किस मतलब की विज़न के साथ यहाँ पे आए हैं। हमारा क्या है कि बेसिकली मैं बताऊँ आपको, जो रियल स्टेट का जो हमारा एक्सपीरियंस है, अभी जो मेजर चंक्स ऑफ प्लेयर्स हैं वो सारे बड़े शहरों में बैठे हुए हैं। अब मेट्रो सिटीज़ की बात करेंगे तो इन शहरों में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे क्या है कि अभी जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। जब गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट करना शुरू, उत्तराखंड में जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, जब से वो यहाँ पे कमर्शियल वेडिंग पर्पज से लोगों को जब से प्रमोट करना शुरू किया तो लोग आ रहे हैं। तो उनके लिए एक बेसिक प्लेटफॉर्म नहीं है। जी सर। इवन अगर उत्तराखंड के लोगों को वापस आना है अपने शहरों के अंदर तो यहाँ पे क्या है कि जो रोजगार है उसको कैसे प्लेटफॉर्माइज करेंगे, तो उससे इन्वेस्टरों से ही होगा खाली। सो हम लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे ताकि हम और इन्वेस्टर्स को लाके ला सके यहाँ पे, ताकि वो होम स्टे का बिजनेस यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा आए, लोग आए अपने हॉलीडे होम्स बनाए ताकि यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार मिले। और यहाँ पे अभी क्या है कि हमारा बेस ऑफिस बेसिकली अभी हम हल्द्वानी में शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम चाहेंगे कि यहाँ पे लोकल लोगों के साथ में काम करें, वो सेल्स करें यहाँ पे, क्योंकि रियल स्टेट में अभी ज़्यादातर लोगों को करियर पता ही नहीं कि क्या होता है तो सर इन बेसिकली सिटीज़ के मतलब कि अंदर। आप मतलब अभी जो मेन प्लान है आपका पूरा ऑल उत्तराखंड कवर करना है या कुमाऊं रीजन कवर अभी करना है। मेजरली हम लोगों ने कुमाऊं से स्टार्ट किया है। अभी ओके। नेक्स्ट 1 ईयर हमारा यही प्लान है कि हम यहीं पे रहेंगे, टैप करेंगे पूरा उत्तराखंड को। लेकिन लेट्स सी कि हमारे किस प्लानिंग के हिसाब से हम आगे जाएंगे, कैसे काम करेंगे ओके और इन सर। छोटे शहरों को कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, उसी विजन पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी जैसे। ओके। तो सर सुन के अच्छा लगा कि आप मतलब पूरे मतलब कि उत्तराखंड को कवर करने वाले हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आपने जो इस ब्रांड को कब स्टार्ट किया और मतलब किस चीज़ ने आपको इंस्पायर्ड किया यहाँ पे इस ब्रांड को स्टार्ट करने के लिए। सी दिस इज़ द लॉन्ग स्टोरी बैक, बिकॉज मेरी जो बैकग्राउंड है वो एक एडवर्टाइजिंग से है। मैं एडवर्टाइजिंग में नौकरी करी है मैंने 10-12 साल, उसके बाद उसमें बिजनेस भी करा है। सर कहाँ पे जो। सो दिल्ली में करा है लॉन्ग टाइम बैक। आई मीन मुंबई में मैंने कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में काम करी है, दिल्ली में करी है कुछ में, और कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने 2012-13 में ऑलरेडी उत्तराखंड में करा हुआ था। सो बेसिकली मतलब कि आप रियल एस्टेट में बाद में आए देन उससे पहले आपने हाँ, किसी एडवर्टीजमेंट कंपनी में काम एडवर्टाइजिंग किया है। एजेंसीज में था मैं पहले, और रियल स्टेट में काफ़ी बाद में आया मैं, जब मैं अपनी लैंड को यहाँ पे सेल करने के लिए। सो आई मेड अ वेबसाइट विद वन ऑफ माई फ्रेंड, एंड उसको बेचने के लिए वो तो बिकी नहीं तो दूसरी ज़मीन बिक गई। सो आई थॉट कि, और उस टाइम पे पूरा जो हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी काफ़ी डाउनफॉल में था, हम्म। बिजनेस थी नहीं, इतनी जॉब भी नहीं थी कहीं पे। सो वी वांटेड टू स्टार्ट समथिंग डिफरेंट। सो उस डिफरेंशिएट में हम लोग आए कुमाऊं मार्केट को, हमने देखा काफ़ी रॉ मार्केट है यहाँ पे, प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी है। तो हमने अपने वेबसाइट के थ्रू काम स्टार्ट किया। उस जमाने में हमारे कुछ और नाम था कंपनी का पहले, फिर बाद में हमने इसको स्क्वायर फुट रखा बिकॉज। बिल्कुल सर। सो आपने जैसे कि यहाँ पे आपका बेस मतलब कि बेसिकली हल्द्वानी मतलब कि मेनली आपका जिम कॉर्बेट अभी रामनगर में है। हल्द्वानी से हमने शुरू किया है। जिम कॉर्बेट में मेजरली काम करते हैं हम लोग अभी। अगर जिम कॉर्बेट को भी बड़ा चंक चाहिए तो लोग अभी हमसे डील करते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम पूरे कुमाऊं गढ़वाल को टैप करेंगे। तो सर यहाँ पे आपका ये एक क्वेश्चन आता है कि जिम कॉर्बेट ही ऐसा क्यों।
बिकॉज जिम कॉर्बेट क्या है, देखो ऑल ओवर दी नॉर्थ इंडिया के अंदर फेमस है। अगर किसी को अपना हॉलीडे बनाना जाना है, सो मेजरली जो लोग जानते हैं वो नैनीताल या फिर जिम कॉर्बेट को जानते हैं। वैसे तो जिम कॉर्बेट 1300 किलोमीटर के रेडियस में फॉरेस्ट है ये, बट मेजरली लोग रामनगर को जानते हैं बिकॉज क्या है उसके अंदर कि जो पहला रेलवे स्टेशन बना था वो यहीं पे बना था, रामनगर के अंदर। और जिम कॉर्बेट का जो पहला गेट है वो यहीं पे डिकुली रेंज के अंदर पड़ता है। तो मेजरली जिम कॉर्बेट इज नोन फॉर दी रामनगर, और डिकुली को ही लोग मानते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए आसान है यहाँ पे बिजनेस करना, क्योंकि जिम कॉर्बेट भी लोग जानते हैं और जिम कॉर्बेट में ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है इन द लैंड बिजनेस। ठीक है सर, आपको जान के अच्छा लगा कि जिम कॉर्बेट में आप काम कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अदर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, सो वो इंडस्ट्रीज़ आपने पहले भी काम किया हुआ है दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी, सो वो इंडस्ट्रीज़ और रियल एस्टेट में किस तरह का डिफरेंस है? सी दोनों प्लेटफॉर्म बहुत डिफरेंट है इन द इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में क्या है कि प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी है। अदर मार्केट में कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट के अंदर आपकी बहुत प्रोफेशनलिज्म है, बिकॉज क्या है कि उसके अंदर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर बाहर की एजेंसीज काफ़ी होती हैं, बाहर के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप वहाँ के ब्रांड मैनेजर से, एसोसिएट से, मैनेजर से जब आप डिस्कस करते हैं तो उस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म चलता है। अगर हम रियल एस्टेट की बात करेंगे तो आप यहाँ पे एक लोकल मार्केट में डील कर रहे हो। लोकल मार्केट के अंदर बहुत ग्राउंड लेवल पे डील कर रहे हो कि आप किसानों से ज़मीन ले रहे हो। तो किसानों से लेने के लिए पहले तो आप उनका कल्चर जानना बहुत ज़रूरी है, उस एरिया के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि उस एरिया में क्या चीज़ चलता है। जिस किसान से आप ज़मीन लेते हो उस ज़मीन के साथ में उसकी एक इमोशन जुड़ी होती है। तो जब आप लैंड लेते हो उसको बहुत सारी चीज़ें उसमें ध्यान रखना पड़ता है। जब आप मेजरली लैंड लीजिंग कर रहे होते हो या लैंड के अंदर डील कर रहे होते हो, जब आप कमर्शियल में डील करते हो दैट इज़ अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मेट्रो सिटीज़, those are the different areas. If you are talking about these cities in the Ramnagar, Haldwani and nearby areas, in the Kumaon में ले लो, मानीला विलेज करके एक है, nobody knows that, but still those villages are exist in the कुमाऊं रीजन। तो हम और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो। तो वहाँ के लोगों से लैंड लीडिंग में क्या होता है कि उनके इमोशन जुड़े होते हैं, तो आप उनसे कैसे डील करोगे, ये मार्केट ये डिफरेंशिएट है इन द कॉर्पोरेट एंड द विलेज। मानीला तो एक्चुअली टूरिस्ट प्लेस भी है, वहाँ पे मंदिर भी हाँ, है। बट इतना ज़्यादा अभी गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया। अभी गवर्नमेंट को मेरे को लगता है उस पर फोकस करना चाहिए ताकि काफ़ी ग्रोथ करेगा, बिकॉज वहाँ पे टेम्पल्स है, व्यू है, अलग अलग लोकेशन है, एक वो आइसोलेट सीनरीज में भी काफ़ी पॉपुलर है ना सीनरीज मानीला। काफ़ी है, जैसा हम आपने बचपन में टीवी में देखा होगा वैसे ही एग्जैक्टली। बट आई थिंक अभी उसको थोड़ा सा और प्रमोशन की जरूरत है मार्केट के। अभी आपसे एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपका जो रियल एस्टेट का ये होता है, तो सारे बिजनेसेस में, सारे इंडस्ट्रीज़ में कुछ ट्रेंड्स चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ ताकि हम लोगों को जो व्यूवर्स हैं, जो हम लोगों को देख रहे हैं, कि वो जान सकें कि रियल एस्टेट में भी कुछ इस तरह के ट्रेंड्स होते हैं, अगर हैं तो वो किस तरह के ट्रेंड्स अभी चल रहे हैं। सी रियल एस्टेट में एक डिफरेंट मार्केट है, एक डिफरेंट ट्रेंड चलता है। डिफरेंट ट्रेंड कैसे चलता है, जब आपका इन्वेस्टर्स बैकग्राउंड ज़्यादा आता है। जैसे आप शेयर मार्केट करते हो, शेयर मार्केट में कोई शेयर की डिमांड ज़्यादा होती है, वैसे रियल एस्टेट मार्केट है। हर एक मार्केट का अलग ट्रेंड ऐसा होता है कि वहाँ पे क्या इंडस्ट्री आएगी, जॉब कैसे क्रिएशन होएगी। लाइक अगर आप आसपास के एरिया की बात करेंगे तो जिम कॉर्बेट में इसलिए महंगी ज़मीन है क्योंकि यहाँ पे रिजॉर्ट्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे कमर्शियल ज़्यादा है, इस वजह से डिमांड है। आप हल्द्वानी की बात करेंगे तो लोकल पॉपुलेशन ज़्यादा है, आने वाले टाइम में और 10 ईयर के स्पैन में और ज़्यादा बढ़ेगा, तो और ज़्यादा लैंड पुलिंग होगी वहाँ पे। वहाँ पे रेसिडेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे हाँ, कमर्शियल रिजॉर्ट्स वगैरह। तो जब एक रिटेल ट्रेडर आता है तो उसको देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या बिजनेस है, बिजनेस मॉड्यूल क्या आएगा, उसके हिसाब से रेट ट्रेंड्स होते हैं वहाँ पे। जैसे किसी भी शेयर मार्केट के अंदर कोई शेयर बढ़ता है तो उनके बैकग्राउंड चेक करा जाता है कि लाइक टाटा मोटर्स है तो उसका क्या बढ़ेगा। सेम एरिया के अंदर होता है, दोनों सेम पैटर्न पे चल रहे हैं, बट बोथ आर द डिफरेंट मार्केट। ओके सर, आपसे बात करके तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपके काफ़ी नॉलेज भी है। तो अभी मैं यहाँ पे आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, जैसे कि आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, तो आपने क्या क्या चैलेंजेस जो है यहाँ पे फेस किए हैं अपने मतलब कि ब्रांड को यहाँ तक लाने में, या अभी तक जो आपके पास एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आप बताइए हमें क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं। या फ्री होल्ड लैंड में तो सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है कि लोकल मार्केट में क्या है कि लोगों को लैक ऑफ नॉलेज होती है, जिससे कि आपको वो काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड में दिक्कत होती है आपको उनसे लैंड लेने में, लैंड देने में, क्योंकि लोकल मार्केट कभी भी नहीं चाहता कि बाहर के लोग आके काम करें उनके पास। बट मेजर एक ये यहाँ पे ये है कि जब तक बाहर के लोग नहीं आएंगे, जब तक कि उस एरिया का ग्रोथ नहीं होगा, इवन ये पूरे इंडियन मार्केट के अंदर बाहर का पैसा नहीं आएगा तो इंडियन मार्केट का ग्रोथ नहीं होगा। सेम लाइक यहाँ पर है। सबसे मेजर चैलेंज क्या है कि हमारे में लिटरेसी लेवल जो है बहुत लो है, तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि रियल एस्टेट का भी एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ पे लोगों को पढ़ाया जाए कि क्या होता है, एक डिग्री होनी चाहिए इसकी कि भाई दिस इज द सर्टिफाइड डीलर ऑफ दिस मार्केट। हाँ, जैसे कि मान के चलो कुछ लोगों को ऐसे भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि वो फर्स्ट टाइम बायर होता है। फर्स्ट टाइम बायर को मतलब कि
सपोज दैट अगर मैं अपने सिनेरियो में जानूँ तो मेरे को ये पता नहीं है कि मतलब कि जैसे कि अगर मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ तो क्या क्या लीगल टर्म्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस तरह से चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ पता नहीं है। अब मेरे को लगता है कि लॉन्ग रन में एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, लाइक एमबीए होता है, तो रियल एस्टेट का भी एक एमबीए होना चाहिए कि बंदा आया उसको पता होना चाहिए कि ये चीज़ों की जरूरत होती है। अभी तो गवर्नमेंट रेरा कहती है लेने के लिए, अगर आप डीलर हो तो आपको रेरा लेने पड़ता है, बट रेरा इज अ डिफरेंट थिंग। रेरा इज नहीं, यू आर सर्टिफाइड डीलर, बट सर्टिफिकेशन में क्या है कि उनको भी नहीं पता होता इतनी सारी चीज़ें कि बैकग्राउंड में लाइजनिंग कितनी सारी चीज़ों की होती है, तो एक अलग से होना चाहिए इन सारी सर चीज़ों आपने से पहले थोड़ी देर पहले कहा था जैसे कि आप जब किसानों से ज़मीन खरीदते हैं, फिर जो गाँव वाले लोग होते हैं, तो मतलब कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है ऐसी कि जैसे कि अगर वो सब कम्युनिकेशन इशू है बेसिकली। ये कम्युनिकेशन गैप जो है ना, ये तो हर एक स्टेट के अंदर चलता है। ऐसा नहीं लगता उनको जैसे कि मतलब कि जैसे हम अपनी ज़मीन सेल कर रहे हैं तो इस तरह के कुछ भी होते हैं ना, जैसे गांव एरिया में जैसे मूवीज़ में हमने देखा है कि भाई हमारी लैंड लेके चले जाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा है ना, वो सारी चीज़ें, ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं आती? ये इशू, ये सबसे बड़ा मेजर इशू है, लेकिन उसी को गैप करने के लिए हम स्क्वायर फीट इन्वेस्टर को लेके आए हैं, ताकि लोगों को लगे, एक भरोसा होए कि आपका उनका पैसा कहीं नहीं जाएगा। और ज़मीनें तो खरीद बिक्री बहुत टाइम से चली आ रही है और ये चलती रहेगी। जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा, इसकी डिमांड सप्लाई भी आगे बढ़ती रहेगी। उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए हम लोग आए हैं, ताकि हम लोग लाइजनिंग हमारी इतनी स्ट्रांग हो ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि उसको पैसा नहीं मिला है, या खरीदने वाले को ये ना लगे कि उसको गलत चीज़ मिली है। तो उस मेजर चंक को ख़त्म करने के लिए हम ये प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं बेसिकली, ताकि जो गाँव में जो सेल हो रही है ज़मीनें उनको भी भरोसा होए, और जो शहर से आके खरीद रहा है उसको भी भरोसा है। तो सर जैसे कि चीज़ें सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे हमारे सामने, तो आप जैसे कोई फर्स्ट टाइम बायर है, सपोज जैसे मेरे को भी नहीं पता है, तो फर्स्ट टाइम बायर के लिए क्या क्या आपके सजेशन रहेंगे कि अगर कोई प्रॉपर्टी वो खरीद रहा है तो क्या क्या उसको मतलब कि देखना चाहिए उस प्रॉपर्टी में? मेरे लगता है सबसे पहले अगर कोई भी लैंड खरीदता है इस एरिया के अंदर, तो उसको पेपर चेक करने चाहिए पहले कि किसान की कौन सी ज़मीन है। जब आप फ्री होल्ड लैंड लेते हो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको पेपर तहसील में जाके चेक कराना चाहिए, जो वहाँ का तहसीलदार होगा या वहाँ का जो पटवारी होगा उससे जाके आपको पेपर चेक कराना चाहिए ज़मीन से लेने से पहले। और आपको ज़मीन नपवानी चाहिए, आपको देखनी चाहिए उसके ऊपर लोन है कि नहीं, या किसान ने कभी लोन लिया है नहीं लिया है, या उसका पेपर क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये आपको तहसील से जाके सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। या फिर आप कोई जो अच्छा उस एरिया का रेरा अप्रूव डीलर हो या कोई बढ़िया प्लेटफॉर्म हो, आपको उसी से लैंड बैंक लेना चाहिए वहाँ। तो ऐसा कुछ मतलब कि मैंने अपने मतलब कि मेरे माइंड में ऐसा कुछ और भी है कि जैसे कि उत्तराखंड के अंदर कुछ ऐसे लॉज हैं जैसे कि जो SC ST कास्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी हम बाय नहीं कर सकते, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे सर, क्या है वहाँ पे? हाँ, अभी क्या है कि देखो, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया था आज से काफ़ी साल पहले कि SC ST अपनी लैंड नहीं बेचेंगे, ड्यू टू क्योंकि उनके पास बहुत कम ज़मीनें थी। अगर सारी बेच देंगे तो वो ज़मीनें रहेंगी नहीं उनके पास, तो खाएंगे क्या। तो वो लैंड, तो वो जो लॉ है वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो क्या है कि उसके अंदर जिनके पास एक सर्टेन नाली ज़मीन होती है, गवर्नमेंट का लॉ है उसके अंदर की, अगर आपके पास इतनी नाली ज़मीन था, उससे ऊपर की जो लैंड है वो आप बेच सकते हो। अच्छा, उससे ऊपर की जमीन बेच सकते हो किसी भी लोग को? किसी भी लोगों को। वो लैंड यूज चेंज होती है, आपको SDM से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। आपको मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ, इनको सेल कर रहा हूँ। और SC to SC आप जमीन बेच सकते हो अगर आपको जरूरत है, क्योंकि गांव में जमीनें तभी बिकती है जब किसी को घर बनाना होता है या शादी तो करनी इससे होती है। जैसे हमने हमारा कोई इन्वेस्टर आता है आपके पास, सपोज कोई इन्वेस्टर उस मतलब की प्रॉपर्टी को बाय करता है, तो उसको तो कोई इशूज नहीं होते हैं ऐसे? नहीं, SC लैंड मेरे को देख के लेना चाहिए लोगों को। सबसे पहले तो SC लैंड हर कोई ले नहीं सकता है। SC लैंड SC लोग ही ले सकते हैं आपस में, वो भी वो लोग बेच सकते हैं जिनके पास वो सर्टेन नाली से जो गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से उसके ऊपर जमीनें हैं। तो दूसरी बात है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो जनरल कैटेगरी की जमीनें लेनी चाहिए, या फिर पहले उसकी परमिशन लेनी चाहिए। अगर SC लैंड आप ले ही रहे हैं तो उसकी परमिशन लेनी चाहिए आपको लोकल अथॉरिटी से, जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखी है देने के लिए। उसके बाद वो लैंड लेना चाहिए उनको। ओके सर। तो सर आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी नॉलेज इवन मेरे को भी नहीं थी उतनी, वो भी मेरे को भी मिल रही है। तो अब मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाह रहा हूँ, जो आपका फर्स्ट क्लाइंट था, मतलब कि जैसे आपने अपना ब्रांड स्टार्ट किया, जो फर्स्ट आपका क्लाइंट था उसके साथ किस तरह का एक्सपीरियंस है? इवन हम लोग जानना चाह रहे हैं कि मतलब कि आपका एक्सपीरियंस आपके फर्स्ट क्लाइंट के साथ कैसा रहा? पहले तो मुझे लगता है कि लोगों को ना काफ़ी पेशेंस रखना होता है रियल एस्टेट के अंदर। ओके। बिकॉज व्हेन वी हैव क्रैक्ड आवर फर्स्ट डील, इट विल टेक ऑलमोस्ट अ ईयर। एक साल बाद हमने अपना पहला डील क्रैक किया था कुमाऊं रीजन के अंदर, आफ्टर स्टार्टिंग दिस वेंचर। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस इज़ लाइक कि जो लोग आए थे उनको मैंने अपनी पूरी एडवर्टाइजिंग की, जो नॉलेज थी वो लगा दी थी कि आप इस लैंड को लेके क्या बना सकते हो, क्योंकि हम लोग उसके साथ कॉन्सेप्ट भी देते हैं लोगों को कि आप क्या बना सकते हो, थॉट प्रोसेस बेस्ड। ये प्रॉपर्टी खरीदी है तो इसका रिजॉर्ट बन सकता है, या फिर क्या बन सकता है इसके ऊपर, रिजॉर्ट में भी क्या रिजॉर्ट बन सकता है, कैसा रिजॉर्ट बन सकता है। अच्छा, रिजॉर्ट के अंदर भी थीम्स होती हैं? काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है रिजॉर्ट के अंदर। कई
स्पा रिजॉर्ट्स होती हैं, कई कमर्शियल प्योर कमर्शियल रिजॉर्ट्स होती हैं, कई वेडिंग पर्पज से जनरली बनती है। ओके, कोई रिट्रीट टाइप के हाँ, होते हैं। कोई तो अलग अलग होती हैं सारी रिजॉर्ट्स में भी। होम स्टे में भी कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या बनाते हो आप। कई लोग बुक रीडिंग होम स्टे बनाते हैं, कई लोग बर्ड ओके, सेंचुरी होम स्टे बनाते हैं, कोई डिफरेंट डिफरेंट है। सो इट्स डिपेंड ऑन दैट कि कौन मतलब सा ये क्लाइंट कैसा लोकेशन है, और व्यूज के ऊपर उसके डिपेंड हिसाब करता से। हाँ एग्जैक्टली। है। तो ओके हम ओके। उसके हिसाब से उनको सजेस्ट करते हैं कि आप क्या बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें। सर लोकेशन से यहाँ पे एक चीज़ आती है, जैसे कि कोई अपनी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, सो मतलब कि लोकेशन भी डिपेंड करती है कि वो किस लोकेशन पे बाय कर रहा है। तो कुछ सजेस्ट करेंगे कि मतलब कि किस तरह की लोकेशन पे उसने अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखो उसी के लिए स्क्वायर फुट इन्वेस्टर बन रहा है कि आप लोगों को हमारे पास आइए। हम्म, सो वी विल गिव यू द गुड एडवाइस टू वेयर टू इन्वेस्ट इन द कुमाऊं मार्केट। आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, वही प्लेटफॉर्म तैयार हो रही है कि आपको कहाँ से बढ़िया रिटर्न मिल सकता है, कहाँ पे आप होम स्टे बना सकते हो। सो ओके, अगर मान के चलिए आपको कोई लोकेशन वगैरह देखनी है उत्तराखंड के अंदर पे, सो स्क्वायर फुट इन्वेस्टर से आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बेस्ट जो है आपको सजेशन दिया जाएगा कौन सी लोकेशन है, कहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी एग्जैक्टली लेनी है। सो आप जो है सर एग्जैक्टली। से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सर अभी आपसे पूछते हैं हम लोग कि आपको सपोज दैट इस जो आपका ब्रांड है, मतलब कि एक तरह से आपको रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा भागना पड़ता है। कभी ये प्रॉपर्टी देखनी है, किसी इन्वेस्टर के लिए कोई और प्रॉपर्टी देखनी होगी, तो मतलब कि क्या चीज़ है आपको जो मोटिवेट करती है यहाँ पर इतना सारा वर्क करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार क्या है कि मेरे को मज़ा आता है ज़मीनें देखने में। मेरे को लगता है कि लैंड, इस लैंड के ऊपर क्या बढ़िया हो सकता है, क्या टाउनशिप बन सकती है, क्या चीज़ें हो सकती है। और ऑफ कोर्स आई लव टू ट्रैवल अ लॉट। तो मेरे को नए एरिया एक्सप्लोर करने में, नए लोगों से मिलने में काफ़ी मज़ा आता है। सर उत्तराखंड में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता होगा। तो उत्तराखंड में सीनरिक व्यू है यार, पहाड़ मेरे को शुरू से पता है। मैंने पूरा हिमाचल घूमा हुआ है अपने बचपन में, और अभी मैं उत्तराखंड को कवर किया हुआ है, पहले भी कवर किया हुआ है मैंने, और अभी भी मैं देख रहा हूँ। तो मेरे को लैंड देखने में, मैंने पहले भी इन्वेस्टमेंट करी हुई थी कुछ, आज से 12-13 बाद 2012-13 में उत्तराखंड के अंदर। सर जैसे कि मान के चलिए आप बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो दिल्ली में और उत्तराखंड में क्या डिफरेंस है, और दिल्ली किस लिए बेहतर है और उत्तराखंड किस लिए बेहतर सी देर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन बिटवीन बोथ ऑफ सिटीज, बिकॉज दिल्ली क्या है, मेट्रो सिटी है, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है। दिल्ली इज रिप्रेजेंटिंग द कंट्री ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। है? बट उत्तराखंड इज अ प्लेस वेयर पीपल कैन कम, दे कैन रिलैक्स ओवर देयर। यहाँ पे आगे लोग नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे लोग अपने आराम से 2-3 दिन फैमिली के साथ गुड टाइम मतलब आप बिता कहना सकते हैं। चाहते हैं यहाँ पे लाइफ में एकदम सुकून टाइप की चीजें हैं। Exactly. So Uttarakhand is a different place. Metro city is a different. We can't compare both of the things in a one platform. Because क्या है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अगर उत्तराखंड एग्जिस्ट करता है तो वो दिल्ली भी एग्जिस्ट, अगर दिल्ली एग्जिस्ट नहीं करता तो उत्तराखंड भी नहीं करता है। ठीक है। हाँ सर, मतलब कि ये कह सकते हैं कि अब उत्तराखंड में चीजें हमारी अभी थोड़ा कम है। एग्जैक्ट, नहीं कम नहीं है। सी, और होना भी चाहिए, क्योंकि यार हर एक एरिया दिल्ली बन जाएगा तो यू मिस दी उत्तराखंड। यस। ठीक है। तो सर मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अगर कोई भी रियल इस्टेट में, मान के चलो जैसे उत्तराखंड में जो होता है कि हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ें, तो अगर मान के चलो हम लोगों के पास कम इन्वेस्टमेंट है, तो अगर कम इन्वेस्टमेंट के साथ इस तरह कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो किस तरह से कर सकता है? सी रियल एस्टेट के अंदर मुझे लगता है कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप अपने क्लाइंट को क्या डिलीवरी दे रहे हो, आपकी सर्विसिंग कैसी है, आप अपने क्लाइंट को कैसे ट्रीट करते हो, आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हो। जो आपका बिहेवियर होता है वही रियल एस्टेट मार्केट है बेसिकली। ओके। जैसे तो मतलब कि आप, लोग कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन है कि मतलब कि जिनके पास ढेर सारा पैसा होता है वही जो है रियल एस्टेट का काम शुरू करता है, मेरे या को फिर लगता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। लाइक आप नर्सरी से भी शुरू कर सकते हो, व्हेन यू आर गिविंग टू दी 1000 रुपये की फीस होती है लाइक एग्जैक्टली, तो और 12,000 तक जाते हो आप, ये 10,000 तक जाते हो, लाख रुपए जाते हैं ना, वट एवर द थिंग इट इज। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है, रियल एस्टेट के अंदर भी काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं। ओके। आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है, बिकॉज रियल एस्टेट में लोग एक ही चीज़ जानते हैं, सेल और परचेज। रियल एस्टेट के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, लाइजनिंग है, ओके। ठीक है, आपको पेपर चेक करने के लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए मैंने पहले भी बोला था कि इंस्टीट्यूट होना चाहिए लोगों को बताने के लिए कि रियल एस्टेट में क्या क्या है, ओके, मतलब कि थोड़ा उनको पता लग सके पता लग सके कि रियल एस्टेट क्या चाहते हैं, ताकि और उनको थोड़ा सा प्रोफेशनली वे में ट्रीट करने आना चाहिए लोगों को। सर जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपका बैकग्राउंड जो है वो एडवर्टीजमेंट से है, सो मतलब कि मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि आपने अपने ब्रांड के लिए किस तरह से एडवर्टीजमेंट किया है, किस तरह से आपको चैलेंजेस फेस किए हैं आपने, वो बताएंगे प्लीज़? मुझे लगता है किसी भी ब्रांड को आने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और पहली बात आपको क्लियरिफाई होना चाहिए कि आप अपनी ब्रांड को किस तरीके से लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहते हो। एवरीवन हैव देयर ओन विजन, इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी बिग ब्रांड्स, दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर थिंग्स in a different way. Like if you are talking about the Zomato, they are representing in a different way.
इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द अमूल, दे आर रिप्रेजेंटिंग इन द डिफरेंट वे। पार्ले जी को देख लो, अलग वे में डिफरेंट करता है। सब अलग अलग कैटेगराइज में लिखते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप अपने ब्रांड को किस तरीके से लोगों को दिखाना चाहते हो। ओके, तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पे मतलब कि जो अपने क्लाइंट्स होते हैं बेसिकली, आप उनको किस तरह से टारगेट करते हैं? सी मेरा बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मैं लोगों को वो मेरे पास ना तो सस्ती ज़मीनें होती ना महंगी ज़मीन होती है। ओके। हम लोग क्वालिटी की ज़मीनें बेचते हैं। मतलब कि मेरे को लगता है कि अगर ये मार्केट में पोटेंशियल लैंड बैंक है, इफ समबडी आस्किंग टू मी वेरी फ्रैंकली, आई एम टेलिंग यू कि आई वांटेड अ चीप लैंड, आई से दैट आई डोंट हैव अ चीप लैंड्स, I have a quality lands. If somebody wants that quality lands, then they are come to me. Otherwise, I say that no, because मुझे लगता है ना कहना बहुत जरूरी है लोगों को। ओके, ना कहना जरूरी है। जरूरी है। तो सर आपने अभी तक हम लोगों ने क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव से बात करी है, हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपके कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं आपके पास, जो आपके क्लाइंट्स ने इन्वेस्टमेंट किया हो आपके साथ और उन्होंने से वहाँ से मतलब कि काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट निकाला हो, ऐसा कुछ सक्सेस यार स्टोरीज? मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं आज के डेट में मेरे इन्वेस्टर हैं। ऑलमोस्ट 40% to 50% मेरे इन्वेस्टर जो है मेरे क्लाइंट्स ही हैं। तो कोई एक सक्सेस स्टोरीज बता सकते हैं सर जो आपके लिए रही हो कि हाँ इन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया था और वो बेहतर था? सी मैं एग्जैक्टली अमाउंट तो नहीं बता सकता, बिकॉज ये रियल एस्टेट मार्केट का रूल है। वी कांट गो बियॉन्ड दैट, बट मेरे को लगता है कि मेरे क्लाइंट्स ने मेरे साथ जब से जुड़े हैं, वो 1 और 2 ईयर्स में, जब से मैंने अपनी ब्रांड एस्टैब्लिश करी है, तब से उन्होंने 30 to 40% का रिटर्न लिया है। 32%? 30 to 40% का। ओके सर, तो आई थिंक अभी भी वो जुड़े हुए हमारे साथ में। और डिफरेंट मार्केट, बिकॉज यहाँ पे टिकट साइज छोटा है, तो अलग अलग मार्केट के अलग अलग रूल्स हैं अपने। सो इट्स डिफरेंट मार्केट। तो सर 30 to 40% तो एक ह्यूज अमाउंट हुआ, मतलब कि हाँ, मतलब 2 साल के अंदर अगर उन्होंने लिया था, इट्स अ गुड अमाउंट। बट क्या है कि अभी आने वाले टाइम में हम चाहेंगे हम अपने इन्वेस्टरों को और रिटर्न दें। तो सर यहाँ पे एक चीज़ आती है, मतलब कि जैसे कि आपने बात करी थी पहले ट्रेडिंग की और रिटर्न्स की बात भी चल रही थी हमारी, तो मतलब कि अगर हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके पर्सपेक्टिव से कौन सा ज़्यादा बेहतर है? मेरे हिसाब से दोनों मार्केट बेहतर है, अगर आपको नॉलेज किस चीज़ का है। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रियल एस्टेट के अंदर भी आपको क्या बेटर एजेंसी मिलती है, किस डीलर के साथ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन सी कंपनी के साथ में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये बहुत सारी चीज़ें मैनेज। तो सर यहाँ पे जैसे कि मैंने अपनी मतलब कि मेरे पास कुछ थोड़ी सी नॉलेज है ट्रेडिंग की और शेयर मार्केट की, तो वहाँ पे मतलब कि सुना है कि ज़्यादातर मतलब कि रिस्क रहता है, तो मैं रिस्क के हिसाब से भी जानना चाह रहा था कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें मतलब कि कितना होता है, या फिर वहाँ पे उस हिसाब से। सी रियल एस्टेट के अंदर शेयर मार्केट थोड़ा लो रिस्क होता है, बिकॉज क्या कि यहाँ पे आपके पास लैंड होती है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको पता होता है ये चीज़ है मेरे पास। बट शेयर मार्केट क्या है कि डिफरेंट उसका डिजिटल होती है आपके पास, तो डिजिटल में हमारी इंडियन साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, कैसे करते हो। सिर्फ दोनों मार्केट में करती है, और दोनों में एक ही चीज़ होती है कि जब तक आपके पास नॉलेज नहीं हो तो मार्केट के अंदर नहीं आना चाहिए। सही लोगों से सुझाव लें, उसके बाद जाएँ किसी भी मार्केट के अंदर, इवन इन द रियल एस्टेट, इवन इन द शेयर मार्केट, एंड बोथ आर द गुड मार्केट। आई कांट से कि वो खराब है, ये बेकार है, बट दोनों सही है। ओके सर, सो अभी हम आपसे कुछ मतलब कि आपने काफ़ी सारे क्लाइंट जो है वो किए हैं, सो अभी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मतलब कि आपका जो लास्ट ईयर जो था वो टर्नओवर कितना रहा, अगर आप बताना चाहते हैं। टर्नओवर तो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बिकॉज क्या कि अभी तो क्लोजिंग हुई है, इस चीज़ के अंदर निकलेगी सारी की सारी। बट हाँ ठीक है, हम लोगों ने जो लास्ट जितने बिजनेस किए हैं उसके अंदर जो फर्स्ट ईयर का हमारा रहा होगा उससे बेटर ही रहा है, उससे हमारा 30 to 40% अप रहा है, 50% अप्रॉक्सीमेटली। मतलब कि सर आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, मतलब कि काफ़ी अच्छा फ्यूचर है आपका इस ब्रांड के साथ? हाँ, मतलब अभी तो यही है, देखिए कुमाऊं में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, बिकॉज यहाँ के लोगों को भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। और क्या है कि यहाँ पे बाहर के लोगों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे उनको प्रोफेशनली बिहेव कर सके लोग। सो इसलिए आई थिंक इट्स अ गुड मार्केट टू अंडरस्टैंड दीज क्राइटेरिया, और उन लोगों के लिए भी हमारे लिए भी, तो सबके अपने अपने ग्रोथ है वहाँ पे। सर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अपने इस ब्रांड के लिए? सी अभी तो बेसिकली अभी हमने ज़्यादा फ्यूचर प्लान्स गोल्स नहीं रखे हैं अपने। अभी मेजरली हमने रखा है कि ये सर बताना नहीं चाहते? देखिए अभी क्या है कि मेजरली हम कुमाऊं को ही टैप कर रहे हैं। आने वाले फ्यूचर टाइम में कहाँ पे जाएंगे, कैसे काम करेंगे, वो तो आगे आगे पता लगेगा। लेकिन सर लग तो यही रहा है कि जैसे आप बताना नहीं चाहते फ्यूचर प्लान्स कभी और लोग जो है नहीं वो लोग उस प्लान्स पे वर्क ना कर ले। नहीं, लोग तो देखो, कोई इससे क्या होगा, बेटर होगा कि लोग ज़्यादा लोग आएंगे, प्रोफेशनल ज़्यादा लोगों की उसमें भलाई होगी। और क्या है कि लोग जितने ज़्यादा लोग आएंगे मार्केट में, हमारा नाम उतना ज़्यादा अच्छा होगा उसके अंदर, क्योंकि कि प्रोफेशनलिज्म में जो ज़्यादा अच्छा सर्विस देगा वो आगे जाएगा। ओके चलो, सर ने जो है अपना टर्नओवर तो बताया नहीं है, लेकिन फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। तो सर आई थिंक हमारा, आप भी आ जाओ रियल एस्टेट में फिर। नो सर, हम लोग यहीं पे चाहिए, हम आपका पॉडकास्ट बना रहे हैं, वही काफ़ी है। थैंक यू। तो सर आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका। थैंक यू।